बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द स्टडी ऑफ पोइट्री बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। ये एक ऐसे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे हैं। इस ऐसे में पोइट्री के बारे में बताया गया है कि पोइट्री को कैसे क्रिटिसाइज़ करना है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने हमें बताया है। सो इसमें एक मेथड भी डिस्कस हुआ है, टच स्टोन मेथड, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो आप लोगों ने उस मेथड को इग्नोर नहीं करना और उसको प्रॉपर समझना है। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैथ्यू अर्नोल्ड्स एसे द स्टडी ऑफ पोइट्री डेल्व्स इनटू हिज व्यूज ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पोइट्री। पोइट्री के सिग्निफिकेंस के बारे में है ये ऐसे। इंट्रोडक्शन में क्या है? अर्नोल्ड स्टार्ट्स बाय एक्सप्रेसिंग द नीड फॉर अ सिस्टमेटिक एंड इंटेलिजेंट अप्रोच टू स्टडिंग पोइट्री। अर्नोल्ड का ये मानना है, मैथ्यू अर्नोल्ड का, कि आपके पास इंटेलेक्चुअलिटी होनी चाहिए, नहीं आपके पास इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप किसी भी पोइट्री को स्टडी कर सको और उसको क्रिटिसाइज़ कर सको। ही एडवोकेट्स फॉर अ डिसइंटरेस्टेड एंड ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म दैट इवेल्युएट्स पोइट्री बेस्ड ऑन इट्स इंट्रिंसिक क्वालिटीज़। और आपने अपनी इंट्रिंसिक क्वालिटीज़ के बेस पे पोइट्री को क्रिटिसाइज़ नहीं करना। अब इंट्रिंसिक का क्या मतलब है? ज़्यादती। मतलब आप ये कहते हो कि यार ये राइटर मुझे पसंद है तो इसने जो भी लिखा मैं इसको सही मानूंगा, और ये राइटर मुझे पसंद नहीं है, इसने जो भी लिखा मैं इसको नहीं मानूंगा। तो ये चीज़ें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आप जब भी पोइट्री को क्रिटिसाइज़ करना हो आपने या अप्रिशिएट करना हो, तो आपने इन सब चीज़ों से बाहर आना है, मतलब अपनी इंट्रिंसिक क्वालिटी से बाहर आना है। डिफिनेशन ऑफ पोइट्री। अर्नोल्ड डिफाइंस पोइट्री एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। कहते हैं कि जो पोइट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोइट्री जो है क्या है, यानी लाइफ पे क्रिटिसिज्म करना। एंड एम्फसाइज द रोल इट्स रोल इन प्रोवाइडिंग मॉरल एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस। और इसका ये मानना है कि पोइट्री तो भाई आपको मॉरल और स्पिरिचुअल गाइडेंस देती है। जो पोइट्स कुछ लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि भाई आपको कुछ मॉरल या स्पिरिचुअल गाइडेंस दी जाए। और ये आजकल के पोइट्स तो आपको पता है कैसे होते हैं, लेकिन पुराने पोइट्स की बात हो रही है। और आजकल भी ऐसा नहीं कि सारे पोइट्स इस तरह है, बहुत से अच्छे पोइट्स अब भी मौजूद हैं, चाहे इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, या हिंदी में हो, या बंगाली में हो, कोई भी पोइट हो, अच्छे से अच्छे पोइट्स अब भी मौजूद है। ही बिलीव दैट पोइट्री शुड बी अ पावरफुल व्हीकल फॉर कन्वेइंग प्रोफाउंड आइडियाज़ अबाउट ह्यूमन एग्जिस्टेंस। कहते हैं कि जब आप पोइट्री करो तो आप इंसानों को ये बताओ कि आपकी एग्जिस्टेंस मैटर करती है। फंक्शन ऑफ पोइट्री, थर्ड पॉइंट। अच्छा, अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि आपने इसकी ऐसे लिखनी है, सॉरी समरी लिखनी है, तो आपने प्रॉपर जिस तरह मैंने ये यहाँ पे पॉइंट्स लिखे सेम टू सेम यही लिखना है। आपके इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर मार्क्स आ जाएंगे। फंक्शन ऑफ पोइट्री। अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड, पोइट्री शुड एवेल्युएट एंड रिफाइन ह्यूमन इमोशंस एंड सेंसिबिलिटीज़। कहते हैं कि पोइट्री जो है इंसान के इमोशंस को जो है रिफाइन कर सके, ठीक है, मतलब उसके अंदर जो इमोशंस है उसको जगा सके। इट शुड ऑफर, मतलब ये ना हो कि कोई बोरिंग पोइट्री हो, यानी ऐसी पोइट्री हो जिससे उसको गाइडेंस मिले। इट शुड ऑफर अ सोर्स ऑफ सॉलेस एंड इंस्पिरेशन। देखो वही पॉइंट मेंशन है कि पोइट्री आपके लिए एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए। गाइडिंग इंडिविजुअल्स टूवर्ड्स अ मोर इनलाइटन एंड हार्मोनियस लाइफ, कि इंसान को जो है गाइड कर सके हार्मोनियस लाइफ की तरफ, यानी इनलाइटन कर सके। इनलाइटन का मतलब है आगाह करना, मीन्स टू अवेयर समवन। हाई सीरियसनेस एंड ट्रुथ। अर्नोल्ड आर्ग्यूज दैट ग्रेट पोइट्री पोजेस हाई सीरियसनेस, और पोइट्री में जो है हाई सीरियसनेस होनी चाहिए। डीलिंग विद इंपॉर्टेंट थीम्स एंड इश्यूज़। जैसे मैंने बताया ना कि आजकल के कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने नोट किएंगे, कोई भी शेर बोल लेते हैं लोग, जो हमारी यंग जनरेशन है उसको एंजॉय करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पोइट्री जब भी आप करते हैं उसमें सीरियसनेस होनी चाहिए, ठीक है, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स होने चाहिए, कुछ इशू को डिस्कस किए लाइक करना। मैं अगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ अल्लामा इकबाल की। अल्लामा इकबाल की पोइट्री क्या थी, उसमें आपने देखा होगा वो डायरेक्ट ये दो लाइंस में जो है किसी ना किसी वाक़ये की तरफ इशारा करते थे, मतलब कोई वाक़या मेंशन करते थे। तो सेम टू सेम यही पोइट्री होती है। या आप अगर इंग्लिश पोइट्स को उठा लें तो उनके भी यही सेम टू सेम यही चीज़ है, लेकिन आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए उनकी पोइट्री को समझने के लिए। चाहे अल्लामा इकबाल की पोइट्री हो, आपके पास उर्दू की नॉलेज या जो फ़ारसी की नॉलेज है वो होनी चाहिए। He emphasized the pursuit of truth in poetry and its ability to communicate fundamental truth about life. लाइफ के बारे में, कि लाइफ की जो फंडामेंटल ट्रुथ है उसके बारे में पोइट्री में बताया जाए। बेस्ट दैट हैज़ बीन taught and said.
Arnold introduces the concept of the best that has been taught and said in the world. He urges readers to seek excellence in poetry and other intellectual pursuits. ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपने अगर पोइट्री को क्रिटिसाइज़ करना हो तो आप इस चीज़ को देखें कि भाई पुराना पोइट है तो उसकी पोइट्री बहुत अच्छी है। नो, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, आप जब नए पोइट को पढ़ेंगे तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। बेशक आप उनको अप्रिशिएट कर लो जो नए पोइट से, उनको ज़रूरी नहीं। अब हमारे पता ये इंसानी मैं कहता हूँ कि एक क्वालिटी हमारे अंदर या ये चीज़ हमारे अंदर मौजूद है कि जब भी हम किसी पुरानी चीज़ को देखते हैं हम कहते हैं यार ये बेस्ट है, मतलब ये सही कह रहे हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता। समटाइम्स जो नए नए पोइट्स आते हैं उनकी पोइट्री पुराने पोइट से बहुत बेहतर होती है। जैसे यहाँ पे इसने कहा है कि अर्ज मतलब ताकीद करता है रीडर से कि आपने पोइट्री के एक्सीलेंस को समझना है। ठीक है, आपने ये नहीं देखना कि बंदा पुराना है तो उसकी पोइट्री बेहतर होगी या उसका वर्क अच्छा होगा। एंड अदर इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स कंसिडरिंग द फाइनेस्ट अचीवमेंट्स अक्रॉस कल्चर्स एंड इपॉक्स। इपॉक्स का मतलब है इरा वगैरह। ठीक है, मतलब ज़माना, पास्ट। ठीक है, अब टच स्टोन मेथड, ये मेथड पे प्रॉपर एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब टच स्टोन मेथड को आपने समझना है कि टच स्टोन मेथड है क्या। इस पे लोग प्रॉपर वीडियो बनाते हैं लेकिन ये जो है इसी वर्क में इसने इंक्लूड किया है। हमारे जो राइटर हैं मैथ्यू आर्नोल्ड, इसी वर्क में इसने ये कंसेप्ट दिया है कि टच स्टोन मेथड किसे कहते हैं। देखो, टच स्टोन मेथड को डिस्कस करने से पहले मैं आपको 3 पॉइंट्स बताता हूँ जो टच स्टोन मेथड से ही रिलेटेड है, जो इसने ही उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है। टच स्टोन मेथड में पहला पॉइंट आता है पर्सनल एस्टिमेट। चलो पहले टच स्टोन की डेफिनेशन को समझते हैं, फिर उसकी तरफ आते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। Arnold suggests using a touchstone as standard or criterion for evaluating poetry. This touchstone involves comparison a given work to the best examples of poetry throughout history, using established classics as a measure of excellence. अब touchstone में क्या है? touchstone मेथड किसे कहते हैं? touchstone मेथड का मतलब ये है कि जब आप किसी पास्ट के पोइट को उठाते हो, उसका वर्क कंपेयर करते हो बेस्ट से बेस्ट राइटर के साथ। ठीक है, जब आप कंपैरिजन करते हो तो क्या होता है, आप किसी को अच्छा करार देते और किसी को बुरा करार देते। और मैं कहता हूँ टच स्टोन मेथड जो है बिल्कुल नाकाम है। उसकी वजह यह है क्योंकि वो पुराना पोइट है, उसके अपने थॉट्स थे, उसके अपने ख़यालात थे। ठीक है, उसने अपने लोगों को देख के पोइट्री की है। और आजकल के जो पोइट्स हैं उनके अपने थॉट्स हैं, उन्होंने इस जनरेशन को देख के पोइट्री की है। ठीक है, तो आप किसी, और ये मेथड बिल्कुल जो है किसी ने भी अप्रिशिएट नहीं किया। ठीक है, उसकी वजह यह है क्योंकि आप पोइट्री में कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर आप कंपैरिजन करेंगे सो इट मीन्स कि एक पोइट को आप बेहतर करा देंगे और दूसरे को जो है बदतर। इट मीन्स आपकी नज़र में कोई पोइट अच्छा होगा तो कोई जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई पोइट कुछ लिखता है तो आप कहोगे यार इसने जो भी लिखा है, उसने कुछ बकवास भी लिखा होगा, आप कहोगे यार इसने बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है, और एक पोइट जिससे आपको नफरत हो या जिसको आप लाइक नहीं करते, जिसको आप कहते हो कि यार ये एवं बकवास पोइट्री करता है, जब वो कुछ लिखेगा तो आप कहेंगे कि यार वो सबसे अगर बेस्ट भी लिखेगा तो आप कहेंगे यार इसने तो कुछ अच्छा ही लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो टच स्टोन मेथड जो है वो मुकम्मल, हम कहते हैं ना, फ्लॉप होना, बिल्कुल फ्लॉप हो चुका था। अब टच स्टोन मेथड में 3 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं कहता हूँ आज तक आपको किसी ने बताए नहीं होंगे। इस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे जानबूझ के नहीं लिखा। सबसे पहला पॉइंट है पर्सनल एस्टिमेट, PERSONALESTIMAT। पर्सनल एस्टिमेट का क्या मतलब है? अब वर्ड पर्सनल को समझो। पर्सनल का क्या मतलब? शख्सी, मीन्स जिसमें आपकी चॉइस हो, आपकी थिंकिंग इंक्लूड होती है। मतलब आप कहते हो शेक्सपियर अच्छा है तो शेक्सपियर अच्छा होगा। ठीक है, आपकी पर्सनल सोच, मतलब आप पर्सनली तो ये कह रहे हो ना। मैं कहता हूँ अल्लामा इकबाल अच्छा है, मैं पर्सनली ये कह रहा हूँ कि भाई अल्लामा इकबाल अच्छा है। तो पर्सनल एस्टिमेट में रीडर जो है किसी एक पॉइंट को प्रेफर करता है, ज़्यादा को भी प्रेफर कर सकता है, मतलब वो अपनी जो उसकी सोच होगी वो उसी चीज़ को लाइक करेगा। दूसरा मेथड है हिस्टोरिक एस्टिमेट। हिस्टोरिक वर्ड से क्या मुराद है? तारीखी। ठीक है, अब पोइट्री को लिखने हिस्टोरिक मेथड या हिस्टोरिक एस्टिमेट का क्या मतलब है? पोइट्री को लिखने वाला राइटर कितना पुराना है, ग्रीक ने लिखा है तो अच्छा ही होगा। ठीक है, मतलब हमने इसमें हिस्ट्री को देखना है कि पोइट जो पुराने लोग थे या जो पुराने पोइट्स थे उनकी क्या हिस्ट्री है और उन्होंने किस तरह लिखा है। अब सपोज़ ग्रीक है, ग्रीक ने लिखा है तो अच्छा ही होगा, रोमन ने लिखा है तो अच्छा ही होगा। इसी तरह मैथ्यू आर्नोल्ड का मानना है कि पुराने होने का ये मतलब नहीं कि राइटिंग अच्छी है।
मैंने बताया ना, ये मैंने स्टार्ट में भी बता दिया था कि पुराने होने का ये मतलब नहीं, या जो चीज़ें पुरानी मतलब कुछ ऐसी पोइट्री जो पहले लिखी जा चुकी है, इसका ये मतलब नहीं कि भाई वो पोइट्री बहुत ही अच्छी होगी। तो सेम टू सेम मैथ्यू आर्नोल्ड भी हमें हिस्टोरिक एस्टिमेट में यही कहता है कि पुराने होने का मतलब ये नहीं कि राइटिंग अच्छी है यानी पोइट्री अच्छी है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है हमारे पास रियल एस्टिमेट। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रियल एस्टिमेट में क्या है, जिसके अंदर टच स्टोन मेथड आता है। रियल एस्टिमेट में टच स्टोन मेथड आता है। अगर आप किसी राइटर के वर्क को जज करना है, अगर आपने किसी राइटर के वर्क को जज करना है, तो आप हिस्ट्री में बेस्ट से बेस्ट राइटर के वर्क को उठाओ और फिर कंपैरिजन करो किसी भी वर्क के साथ, किसी भी जो लिटरेरी टेक्स्ट है उसके साथ। अगर सेम टू सेम है तो पोइट्री अच्छी है, नहीं तो नहीं। ऐसे कहते थे मैथ्यू आर्नोल्ड। और 4 राइटर के नाम भी बताए गए हैं। ये जो रियल एस्टिमेट है, इसमें 4 राइटर्स के नाम भी मैथ्यू आर्नोल्ड ने हमें बताए। पहला राइटर है हमारे पास होमर, HOMER। दूसरा राइटर है दांते, DANTE। तीसरा राइटर है जॉन मिल्टन और चौथा राइटर है शेक्सपियर। अब इसमें से 2 जो है क्लासिक राइटर्स है और 2 जो है नॉन क्लासिक राइटर्स। अब आप पूछेंगे भाई क्लासिक कौन सा है, नॉन क्लासिक? सिंपल, जो क्लासिक राइटर्स है वो दांते और हमारे पास जो दूसरा होमर है, और जो अगले 2 रह गए जॉन मिल्टन और शेक्सपियर। ये 2 जो है हमारे पास नॉन क्लासिक है। तो ये हुआ टच स्टोन मेथड। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी टच स्टोन मेथड की। और ये सवाल पेपर में ज़रूर आता है, अगर आपसे इससे रिलेटेड पूछा जाता है तो आपने इसको अच्छे से प्रॉपर वे में लिखना है। क्रिटिकल प्रिंसिपल्स। The essay outlines several critical principles including disinterestedness which involves evaluating poetry without personal bias। अच्छा, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका सिंपल मतलब ये है कि जब भी आपने पोइट्री को जज करना है या क्रिटिसाइज़ करना है, तो जो आपके अंदर ये पर्सनल बायसेस वगैरह होते हैं, आप कहते हैं तहस्सुब, जो हम कहते हैं ना उर्दू में सिंपल तहस्सुब, जो आप कहते हो कि यार ये राइटर अच्छा है तो अच्छा है, ठीक है, मतलब आप इन चीज़ों से बाहर आ जाओ। भाई आप जो है किसी लिटरेरी वर्क को अप्रिशिएट कर रहे हो या क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, तो आपने ये नहीं देखना कि ये पोइट जो है पाकिस्तान का है तो मैंने इसको अप्रिशिएट करना, ये पोइट इंडिया का है तो मैंने इसको अप्रिशिएट करना, ये पोइट जो है बांग्लादेश का है या ये पोइट जो है अमेरिका का है, UK का है तो मैंने इसको। आपने इन चीज़ों से बाहर, आप एक स्टूडेंट है, आप लिटरेचर के स्टूडेंट है, आप जो है क्या करें, आप सिंपल चाहे कोई भी पोइट हो, चाहे इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, UK का हो, US का हो, बांग्लादेश का हो, आपने उसके वर्क को देखना है कि यार वो कितना इंटेलिजेंट है, उसने उस वर्क को किस वे में पोर्ट्रे किया है या किस वे में लिखा है। तो ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। तो जजमेंट जो है मतलब बताई गई है। ये जो पर्सनल बायसेस वर्ड मेंशन, इसका मतलब ये है कि तासुब से हट के। Conclusion. Arnold concludes by reinforcing the idea that studying poetry should be a serious and disciplined endeavor. He advocates for an appreciation of the enduring qualities of a great। ये conclusion है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं थीम्स की तरफ। थीम्स इंपॉर्टेंट। सबसे पहला थीम है हमारे पास criticism of life. Arnold defines poetry as a criticism of life, suggesting that poetry serves to examine and comment on the various aspects of human existence. It is a medium through which deeper truths about life are revealed and contemplated. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी अल्लामा इकबाल की। अल्लामा इकबाल क्या करते थे, अपने 2 लाइन्स की पोइट्री में बहुत बड़े इंसिडेंट को छेड़ते थे, बहुत बड़े इंसिडेंट की तरफ इशारा करते थे। सो सेम टू सेम हमारे जो मैथ्यू आर्नोल्ड है वो भी इसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। वो कहते हैं कि आप जब पोइट्री करते हैं तो हमारे जो बहुत से डीपर ट्रुथ्स हैं उनको हम रिवील करते हैं, ठीक है। ये देखो वर्ड रिवील भी मेंशन हुआ है। दूसरा थीम है हमारे पास फंक्शन ऑफ पोइट्री। The essay emphasizes the role of poetry in evaluating and refining human emotions and sensibilities. Arnold sees poetry as a source of moral and spiritual guidance, promoting a higher understanding of life and human nature. कहते हैं पोइट्री का फंक्शन ये होना चाहिए कि भाई जो इंसान के इमोशंस है उसको उबार सके, उसको जगा सके, ठीक है। मतलब आपकी पोइट्री, इन सिंपल वर्ड आई कैन से, आपकी पोइट्री बोरिंग नहीं होनी चाहिए। और पोइट्री को समझने के लिए हम अगेन सेइंग दैट आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। चाहे वो अगर आप इंग्लिश में पोइट्री पढ़ रहे हैं तो आपके पास इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अगर आप उर्दू में पढ़ते हैं तो उर्दू की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए।
high seriousness. Arnold gives for the importance of high seriousness in poetry. Great poetry, according to him, deals with weight and significant themes. Significant themes contributed in the intellectual and emotional development of individuals. तो तीसरा पॉइंट ये है, यानी तीसरा थीम ये है कि आपने अपनी पोइट्री में सीरियसनेस रखनी है। मतलब आपकी पोइट्री ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रॉपर थीम्स एक्सप्लेन हो, ठीक है, मतलब उसकी एक सिग्निफिकेंट थीम्स आप लोगों को बता सके। Pursuit of truth. The pursuit of truth is a central theme in Arnold's essay. He believes that poetry should convey fundamental truths about life, and the best poetry is characterized by its commitment to honesty and authenticity. तो पोइट्री कहता है कि आप होनेस्टी के साथ करो, ऑथेंसिटी के साथ करो, ठीक है, और उसमें जो है ट्रुथ को ले आओ कि ट्रुथ है क्या, सोसाइटी के लोगों की डीपर ट्रुथ्स को सामने ले आना। The best that has been taught and said. Arnold introduces the idea of seeking the best that has been taught and said in the world. This theme underscores the importance of studying and appreciating the highest achievements in poetry and other intellectual pursuits across different cultures and historical periods. इसमें अगेन वही चीज़ जो बेस्ट से बेस्ट होता है, आपने उस चीज़ को पोइट्री में पोर्ट्रे करना है, लिखना है, ताकि लोगों को समझ आ सके। ये इजी थीम है। Disinterestedness. Arnold discusses the critical principle of disinterestedness, suggesting that the study of poetry should be approached without personal bias. True criticism requires an objective evaluation of the poetic work separate from the critique's subjective preferences. Subjective preferences क्या है? ये अगेन मैंने बताया ना कि जिसमें आप अपने पर्सनल चीज़ों को ले आते, आप कहते हैं कि यार ये पॉइंट मुझे पसंद है तो मैंने इसको अप्रिशिएट करना, चाहे हालात जो भी हो। तो इसमें ये जो आखिर वर्ड लगा है कि सब्जेक्टिव प्रेफरेंसेस से हट के आपने लोगों को, सब्जेक्टिव से मतलब ये है, या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वर्ड को समझो। सब्जेक्टिव का मतलब ये है जिसमें आप अपने फीलिंग्स को इंक्लूड करते हो, आप पर्सनली जो है किसी को अप्रिशिएट करते हो, ठीक है, मतलब जिसमें हम सिंपल कहते हैं बायसेस, यानी तासुब को इंक्लूड करते हो। और ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इन चीज़ों से हट के किसी भी वर्क को, चाहे वो किसी भी बंदे ने लिखा हो, चाहे किसी छोटे बंदे ने लिखा हो, छोटे राइटर ने लिखा हो, या बड़े राइटर ने लिखा हो, तो आप उसको अप्रिशिएट करते हो, आप उसके वर्क को देखते हो। तो ये चीज़ कहते हैं, अर्नाल्ड कहता है कि आपने सब्जेक्टिव प्रेफरेंसेस से हटना है, आपने ऑब्जेक्टिव की तरफ आना है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। यहाँ पे दोस्तों हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 0309 099 7084, दैट्स माई व्हाट्सअप नंबर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।